स्वागत है क्राइम्स इन हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डी कंपनी के भीतर छोटा राजन का दबदबा बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम के पीछे एक्टिव दिमागी ताकत और मसल पावर बन चुका था। और उसने दाऊद का भरोसा इस कदर जीत लिया था कि दाऊद उसके हाथों में अपनी जान तक सौंपने को तैयार था। ऐसी कोई मुहिम नहीं होती थी जिसे अंजाम देने दाऊद को राजन के अलावा किसी और का मुंह देखना पड़ता हो। राजन ने गैंग के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को फिनिशिंग दिया था और न सिर्फ इसके अलग अलग लेवल्स और पेचीदा तहों को स्पष्ट पहचान दी थी, बल्कि उसके फलने फूलने पर करीब से निगाह रखी थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसमें बाहुबल और पैसा दोनों ही नजरियों से गैंग का चौतरफा विकास शामिल था, जो न तो खुद दाऊद कर सका था और न उसके गुर्गे। राजन ने अपने भरोसे के लोगों को गैंग में शामिल किया था और उसे अपराजेय शक्ल प्रदान की थी। डी कंपनी में अब लगभग 5,000 लोग शामिल थे। ये राजन की ही मेहरबानी थी कि साधु शेट्टी, मोहन कोटियन, गुरु साटम, रोहित वर्मा, भरत नेपाली, ओपी सिंह, मामा और कई ऐसे लोग डी कंपनी के वफादार थे। अब 90 के दशक की शुरुआत में ही दाऊद के गैंग को बहुत आसानी से दुनिया का सबसे ताकतवर गैंग कहा जा सकता था। सिवाय डोल्गो प्रुदनेंस्क्या और सोल्तसेवस्क्या जैसे रशियन गैंग्स के कोई भी इंटरनेशनल माफिया उस तरह की ताकत का दावा नहीं कर सकता था जैसी ताकत राजन ने डी कंपनी को दी थी। दरअसल राजन ने अपने गैंग को उस सोल्तसेवस्क्या के मॉडल पर ही खड़ा किया था, जिसका ये नाम मॉस्को के उस उपनगर सोल्तसेवो की वजह से पड़ा था, जिसके साथ इस गैंग का ताल्लुक था। इटली, मैक्सिको, इजराइल और चेचन्या के माफिया डी सिंडिकेट के सामने बौने लगने लगे थे। राजन ने कुछ नए कोलिशन भी किए थे। कराची के अंडरवर्ल्ड के मुहाजिर माफिया और तुर्की साइप्रस अंडरवर्ल्ड ने भी डी गैंग के साथ अपना तालमेल कर लिया था। चूंकि गैंग का सरगना दाऊद था, इसलिए दुनिया भर का मुस्लिम माफिया उसके गैंग के साथ कोalition के लिए खुशी खुशी तैयार था। और अब लगाम चूंकि राजन के हाथ में थी, मराठी लड़के भी बिना किसी सांप्रदायिक परहेज के दाऊद की तरफ खिंचे आ रहे थे। अपने नए अभियान के तहत राजन ने अनेक होटल मालिकों, बिल्डरों, कॉन्ट्रैक्टरों, करेंसी एक्सचेंज करने वालों और एजेंटों की एक लिस्ट तैयार कर उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया था। दरअसल अकेली सिडको जैसी सरकारी एजेंसियों से ही राजन सालाना 3 करोड़ रुपए कमा रहा था। यह एक अनोखी जालसाजी थी। सिडको टेंडर्स के आधार पर कॉन्ट्रैक्टरों को रोड कंस्ट्रक्शन, पानी और गटर की नालियां बनाने और गड्ढों को भरने जैसे कामों के कॉन्ट्रैक्ट देती थी। वो टेंडर्स के आधार पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट भी बेचते थे। राजन ने सिडको के कर्मचारियों पर दबाव डालकर उन्हें इस तरह मजबूर कर दिया था कि एजेंसी से सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्टरों को ही ऑन ऑर्डर मिलते थे। दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों को टेंडर्स तक जमा नहीं करने दी जाती थी। राजन इन कॉन्ट्रैक्टों पर 3 से 5% तक हिस्सा वसूल करता था। होटल और बार के मालिकों से 5,000 रुपए पर मंथ वसूले जाते थे। और जैसे ही कोई बिल्डर अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करता, राजन के आदमी उससे मिलकर उससे राजन के सेलफोन पर संपर्क करने को कहते। थोड़ी सी बातचीत के बाद पैसा तय हो जाता और फुर्ती से चेंबूर में छोटा राजन के आदमी मोहन कोटियन की बहन के पास पहुंचा दिया जाता। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक वसूली के इस तरीके से 80 लाख रुपए पर मंथ तक पैसा इकट्ठा किया जाता था। और वही दस्तावेज यह भी बताते हैं कि बंबई में अकेले राजन के 122 बेनामी होटल और पब थे। गैंग द्वारा कम और इकट्ठा किए गए पैसे का कुछ हिस्सा गैंग के मेंबर्स पर खर्च किया जाता था, जैसे कि कुछ पैसा जेलों में बंद गैंग मेंबर्स को खाना और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराने और उनकी कोर्ट केसेस पर खर्च किया जाता था। राजन ने अपने तमाम आदमियों को काम की जिम्मेदारियां भी सौंप रखी थीं। फिर जहां वो काम सौंपते हुए पूरी सावधानी बरतता था, वहीं गैंग के सबसे निचले पायदान के आदमी के साथ भी निजी संपर्क बनाकर रखता था। दाऊद को राजन पर और एक मैनेजर की हैसियत से उसकी काबिलियतों पर गर्व था। उसे लगता था कि जब तक राजन कारोबार को संभाले हुए हैं, वह खुद थोड़ी राहत महसूस कर सकता है और भारत की छोटी मोटी एक्ट्रेसेस के साथ हमबिस्तर होते हुए जिंदगी के मजे ले सकता है। कुछ तो उसके साथ मजबूरी में सोती थीं, लेकिन ज्यादातर अपनी इच्छा से ऐसा करती थीं, क्योंकि इससे वो अपने प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर रौब कायम कर पाती थीं। साथ ही वो जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पर साइन करती, वो हमेशा कई सारे फाइनेंसरों और दौलतमंदों के बजाय पूरी तरह से दाऊद के लिए अवेलेबल रहना पसंद करती थीं। दाऊद दुबई आने वाली फिल्म यूनिटों के लिए ग्रैंड पार्टीज देने लगा था। उस जमाने के लगभग सारे फेमस स्टार्स उसकी पार्टियों में शामिल होते थे और उसके साथ शराब पीते थे, और बंबई लौटने पर अपने बीच के लोगों से इस आनंद का जिक्र करना नहीं भूलते करते थे। दाऊद की जिंदगी आलीशान, ऐशो आराम और बेफिक्री से भरी हुई थी। राजन उसके लिए मेहनत करता और गैंग को लगातार मजबूत बनाने में लगा रहता। दाऊद अब आराम कर सकता था और राजन के लिए उसका भरपूर मेहनताना देता था। जल्दी ही गैंग के कुछ लोग राजन के बढ़ते हुए रुतबे से जलने लगे।
शरद शेट्टी, छोटा शकील, सुनील सावंत और दूसरे लोग राजन को पसंद नहीं करते थे और दाऊद का उस पर इतना भरोसा करना उन्हें रास नहीं आता था। उन्हें राजन की आजादी और इंपॉर्टेंट फैसले लेने के मामलों में उसे मिली पावर भी अच्छी नहीं लगती थी। जब तक राजन की परमिशन न मिल जाए, तब तक वो बंबई में किसी को मार नहीं सकते थे या कोई सौदा तय नहीं कर सकते थे। ये सारी बातें बहुत खींच पैदा करने वाली थीं। लगातार फैलती हताशा और बढ़ते हुए असंतोष के चलते ये गैंगस्टर्स अपने इस सामूहिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए। राजन के खिलाफ लामबंद होकर उन्होंने दाऊद के पास जाने का फैसला किया, लेकिन चालाकी पूर्वक। दाऊद राजन को लेकर अपने लड़कों में फैली ईर्ष्या से अच्छी तरह से वाकिफ था और उसे राजन के खिलाफ किसी भी किस्म की खुसुर-पुसुर से नफरत थी। दाऊद के मन में बात बिठाने के लिए अलग तरीका अपनाना इंपॉर्टेंट था। एक बार जब शराब का दौर चल रहा था, इन सारे लोगों ने दाऊद को घेर लिया। दाऊद चूंकि शरद शेट्टी की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, इसलिए पहल उसी ने की। भाई, क्या आपको अंदाजा है कि राजन अपने आप में कितना पावरफुल बनता जा रहा है? गैंग पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि कल के दिन वो तख्ता पलट का षड्यंत्र रचकर गैंग को अपने हाथ में ले सकता है। क्या अन्ना, तुम कब से इस तरह की सुनी सुनाई बातों में भरोसा करने लग गए? दाऊद ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। भाई, मुझे बताइए, उसके पास कितने आदमी हैं? उसके कितने आदमी होटल चला रहे हैं? कितने कंस्ट्रक्शन के कारोबार में लगे हैं? और वो खुद के ऊपर कितने पैसे खर्च करता है? शेट्टी लगा रहा। मुझे क्या लेना देना? आखिर वो गैंग का मैनेजर है। दाऊद ने मजे लेते हुए जवाब दिया। भाई, उसके आदमियों ने तो अब यह तक कहना शुरू कर दिया है कि हम तो नाना के आदमी हैं। वो अब धीरे धीरे आपका नाम तक मिटाने में लग गए हैं। सौतिया ने बीच में टोका। हर किसी के बड़े बड़े सपने होते हैं और वो सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है। राजन हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना चाहता है, शरद ने दाऊद के अहंकार को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए कहा। शरद शेट्टी दाऊद के उस ऐतिहासिक संघर्ष से वाकिफ था जो उसने बाशुदादा, हाजी मस्तान, पठानों और गवली के गैंग के साथ किया था। दाऊद देर तक खामोश रहा। वो शेट्टी और सौत्या की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था। राजन ने गैंग की खातिर बहुत मेहनत की थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि गैंग की चाबियां उसके हाथ में थीं। वो बहुत पावरफुल था। वो गैंग के अंदर ही एक गैंग चला रहा था। मुमकिन है किसी दिन उस पर ताकत की हवस सवार हो जाए और बगावत कर बैठे। लेकिन दाऊद के दूसरे आदमी इतने एंटरप्रेन्योर और क्लेवर नहीं थे। उनमें से कोई भी हिंदुस्तान में उस तरह से काम को संभालने की काबिलियत नहीं रखता था जिस तरह राजन रखता था। उसके मैनेजरियल टैलेंट को देखते हुए कोई नहीं था जो उसकी जगह ले सकता। हमें नहीं मालूम कि वो किस तरह से वफादार है। उन लोगों ने बेलगाम अपनी बात जारी रखी। उसने इब्राहिम भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब तक क्या किया है? ये एक बेचैन कर देने वाला नुक्ता था और वो इन गैंगस्टर्स की जीत साबित हुआ। दाऊद के बहनोई की हत्या को कई हफ्ते बीत चुके थे और दाऊद के साइड से पलटवार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी। इब्राहिम 26 जुलाई को मारा गया था और यह सितंबर का दूसरा वीक चल रहा था। गवली गैंग को सजा नहीं दी गई थी। राजन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? दाऊद ने तुरंत शकील से राजन को फोन मिलाने को कहा। शकील ने फोन लगाकर कॉर्डलेस दाऊद को थमा दिया। दाऊद ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपना सवाल दागा। इब्राहिम की मौत के लिए जिम्मेदार लोग अब तक तुम्हारे हाथ नहीं लगे हैं। राजन इस किस्म की संजीदा बातचीत के लिए तैयार नहीं था। दाऊद के तीखे अंदाज से उसे शुरू में झटका सा लगा। उसने अपने बॉस को इस तरह एकदम से बात करते कभी नहीं सुना था। उसने कहा, हाँ भाई, मेरे लड़के उनके पीछे लगे हुए हैं। इस हमले के लिए जिम्मेदार गवली के आदमियों को जे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और वो लोग सख्त पहरे में हैं। हम हॉस्पिटल से उनके डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे हैं। मैं हाल की सिचुएशन का पता लगाऊंगा और आपको वापस फोन करूंगा। फोन रखते हुए राजन दाऊद के अंदाज और लहजे के बारे में हैरानी के साथ सोचते हुए कुछ कुछ नर्वस महसूस कर रहा था। राजन के लड़के उनके पीछे लगे हुए हैं। उनमें से 2 जे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो सख्त पहरे में हैं। दाऊद कमरे में मौजूद लोगों से ज्यादा खुद से बात कर रहा था। भाई, मुझे एक मौका दीजिए और मैं आपके सामने साबित कर दूंगा कि राजन की वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपके सामने बहानेबाजी कर रहा है। मैं उन लड़कों को जे हॉस्पिटल में ही मरवाऊंगा और आप देखेंगे कि इस सख्त पहरे को मैं कैसे भेदता हूं। राजन को बेदखल करने की संभावना से उछलते हुए सौत्या ने कहा। दाऊद अपनी विधवा बहन हसीना की तकलीफ को कम तो करना ही चाहता था। उसे लगा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद जे हॉस्पिटल पर एक दुस्साहसिक हमला इस मकसद को पूरा कर सकता है। इसी के साथ इससे गैंगस्टर्स के नेता के रूप में सौत्या की काबिलियतों की कड़ी परीक्षा भी हो जाएगी। सौत्या को देर तक घूरने के बाद उसने सिर हिलाकर उसे रजामंदी दे दी। सौत्या ने झुककर दाऊद के पैर छुए और बोला, भाई,
आपका आशीर्वाद चाहिए सौत्या और शकील के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके जीवन का करो या मरो का मोमेंट था। अगर नाकामयाब हुए तो दाऊद का दायां हाथ बनने के उनके सपने चूर चूर हो जाने वाले थे। लेकिन अगर इसे किसी तरह कर गुजरते हैं तो राजन को शाही तरीके से और हमेशा के लिए अलविदा कह सकेंगे। सौत्या ने इस काम की सीधी अगुवाई करते हुए उसमें शामिल होने का फैसला किया हुआ था। हमें समय ले उत्तर प्रदेश के ब्रजेश सिंह जैसे आला दर्जे के लोगों के अलावा बंबई के जो दो सबसे ज्यादा खतरनाक शूटर थे, उन्हें इस मर्डर के लिए भाड़े पर लिया गया। बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर। 9mm स्टार पिस्टल्स, कार्बाइन और 32 बोर रिवॉल्वर जैसे हर किस्म के हथियार शूटर्स को दे दिए गए। गैंगस्टर्स की गोलीबारी में क्लाशनिकोव AK-47 राइफल का पहली बार इस्तेमाल किया गया। हमले की प्लानिंग बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, जिसमें किसी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। राजन को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था। जमशेद जी जीजी भाई हॉस्पिटल, जिसे जेजे हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लगभग 20 एकड़ के इलाके में फैले हुए इस अस्पताल में 45 से ज्यादा वार्ड और 1,500 बिस्तर हैं। अस्पताल में हर साल 5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज होता था। अस्पताल का शांत वातावरण न सिर्फ वहां आने वाले मरीजों और वहां काम करने वाले स्टूडेंट्स को राहत देने वाला था, बल्कि आत्मीय जगह की तलाश करते उन प्रेमियों को भी पनाह देता था जो अपने सीक्रेट प्लेस के तौर पर उसकी घनी हरी झाड़ियों की ओट का इस्तेमाल किया करते थे। अस्पताल इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था और उसके वार्डों में आने जाने वालों का ऐसा तांता लगा रहता था कि आने जाने वाले हर आदमी पर नजर रख पाना नामुमकिन था। सौत्या और शकील ने कुछ ही दिनों के भीतर अपनी प्लानिंग तैयार कर ली और अब हमले के लिए तैयार थे। सारी तैयारियां कुछ ऐसी हड़बड़ी में की गई थीं कि हमले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, संभावित घटनास्थल की जांच पड़ताल का काम छूट ही गया था और वह ऐन मौके पर हमले के कुछ ही घंटों पहले किया गया। 12 सितंबर 1992 को रात 1:30 के आसपास नौजवान लड़के लड़की का एक जोड़ा घटनास्थल की जांच पड़ताल के लिए अस्पताल के परिसर में दाखिल हुआ। चूंकि यह ऐसा टाइम था जब अगर मर्दों को भेजा जाता तो वो शक के घेरे में आ सकते थे, इस जोड़े को इसलिए भेजा गया था कि वो मासूम दिखाई देंगे। इन लोगों को ऑर्डर दिए गए थे कि वो अस्पताल का चक्कर लगाकर वहां के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का, वार्ड की सिचुएशन का और बाहर निकलने के रास्तों का पता लगाकर आई। इन लोगों ने पूरा 1 घंटा लिया और रात 2:30 बजे आकर खबर दी कि उनका शिकार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के वार्ड नंबर 18 में है और एक अफसर और 4 कांस्टेबल उसके पहरे पर हैं। जिस जानकारी से वो चूक गए थे वो ये थी कि इस वार्ड में सिर्फ शैलेश हल्दनकर ही था। बिपिन शेरे को पिछली ही सुबह वार्ड नंबर 6 की पहली मंजिल पर भेज दिया गया था। रात 3:40 पे हत्यारों के ग्रुप ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया। सुभाष सिंह ठाकुर, सुनील सावंत, श्रीकांत राय, बच्ची पांडे, श्याम गरिकापट्टी और विजय प्रधान हमले में शामिल थे। कांस्टेबल सो रहे थे और इंस्पेक्टर KG ठाकुर अपने लिए काउच बिछाने का इरादा कर ही रहा था कि तभी हत्यारे धड़धड़ाते हुए वार्ड में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गोलियों से छिदा हुआ हल्दनकर का निर्जीव जिस्म बिस्तर पर पड़ा हुआ था और हत्यारे शेरे को ढूंढ रहे थे। सब इंस्पेक्टर कृष्णावतार ठाकुर अपने काउच से कूदकर उसके पीछे छुप गया और उसने किसी तरह अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और उन पर गोली चलाई। उधर सोते हुए कांस्टेबलों ने भी मौके को पहचानकर कार्रवाई शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल PG जावसेन और KB भानावत ने अपने .303 राइफल संभाले और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दुतरफा गोलीबारी ने हमलावरों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने पुलिस की तरफ से किसी रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं की थी। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड पुलिस को निशाना नहीं बनाता क्योंकि इससे पुलिस फोर्स में दुश्मनी का भाव पैदा हो सकता है और वो बदले की भावना से पूरे गैंग के सफाई पर उतर सकती है। गोलियों की बौछार ने नर्वस पड़ चुके श्रीकांत राय और विजय प्रधान को धर दबोचा और दोनों को घायल कर दिया। सौत्या ने इशारा किया कि उन सबको निकल लेना चाहिए, लेकिन उसने तय किया कि इससे पहले इस तरह गोलियां चलाना होंगी कि पुलिस फोर्स डर के मारे और गोलियां न चला पाए। उसने अपनी AK-47 की नाल कांस्टेबलों की तरफ घुमाते हुए दनादन गोलियां चला दी। झावसेन और भानावत बुरी तरह घायल हो गए। एक और गोली उछलकर कांस्टेबल नागरे के पैर में घुस गई। सुभाष सिंह और इंस्पेक्टर ठाकुर जवाबी गोलीबारी जारी रखे हुए थे कि तभी सौत्या ने सुभाष और श्याम को चिल्ला के उनसे भागने का इशारा किया। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन भागने के पहले उन्होंने अपनी कार्बाइन और ऑटोमेटिक पिस्तौल से गोलियों की आखिरी बौछार की। ठाकुर ने तो किसी तरह अपने को झुकाकर बचा लिया, लेकिन गोलियों की बौछार ने वार्ड में मौजूद एक मरीज, एक नर्स और एक मरीज के रिश्तेदार को घायल कर दिया। हथियारों का दस्ता तुरंत घटनास्थल से भाग गया। अंत में निष्कर्ष निकला कि मुट्ठी भर पुलिस वाले, जो कि अपनी तादाद और होशियारी में हथियारों पर भारी पड़े थे, इन प्रोफेशनल किलर्स के खिलाफ बहादुरी से लड़ डटे। पुलिस पंचनामे के मुताबिक 500 राउंड गोलियां चली थीं। बमुश्किल 5 मिनट की इस मुठभेड़ में AK-47 ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कई पुलिस वालों की जानें गईं, जबकि शूटर्स को मामूली सी चोटें आईं। हिमाकत से भरे इस हमले से अस्पताल में मौजूद लोगों को ही नहीं,
पूरे इलाके को ही गंभीर झटका लगा। बंबई के लोग लगातार गोलियां चलने की उन आवाजों को कभी नहीं भूलते, ऐसी आवाजें जो उन्होंने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही सुनी थी। इस वारदात से दाऊद के राजनीतिक संपर्कों पर भी रोशनी पड़ी थी। भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के मेयर जयवंत सूर्यराव को इस अभियान में घसीटा गया था। उनकी सरकारी लाल बत्ती वाली कार का इस्तेमाल सौत्या ने फरार होने के लिए किया था। इसके अलावा उल्लासनगर के एमएलए पप्पू कलानी और केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय के भतीजे वीरेंद्र राय ने किलर्स के इस ग्रुप को साजो सामान मुहैया कराया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रेवलेशन बाद में हुआ, जब पता चला कि इन खौफनाक शूटर्स में से 2 ने महाराष्ट्र के एक केंद्रीय मंत्री के विशेष विमान से यात्रा की थी। लेकिन पुलिस और आरोप पक्ष की अपार तैयारियों और जांच पड़तालों के बावजूद मुकदमे की प्रक्रिया बहुत थका देने वाली साबित हुई। मामले को मुकदमे तक पहुंचने में 8 साल लग गए। विडंबना थी कि असल फरियादी और मुख्य गवाह सब इंस्पेक्टर ठाकुर, जिसकी बहादुरी ने उस दिन पुलिस फोर्स को गर्व से भर दिया था, मुकदमे के दौरान के वास्तविक घटनाक्रम के किस्से की पुष्टि नहीं कर सका। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सेलियन, जिन्होंने 41 लोगों को आरोपी बनाया था, मुकदमे में सिर्फ 9 ही लोगों को ला सके। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।